हेलो माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां एक चीज बिल्कुल डेफिनेट है, वो है आपकी सक्सेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेल, जो एनसीईआरटी बुक में है, चैप्टर नंबर 2 द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो करते हैं स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं तो सेल को हम ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेल एनवलप, एक होता है प्रोटोप्लाज्म। सेल एनवलप के अंदर आपकी दो चीजें आती हैं, आप देख रहे हो, जैसे कि एक है सेल वॉल और एक है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो बस प्लांट सेल में होता है, किस में होता है? प्लांट सेल में। और सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो आपके दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो। क्लियर? अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये दो टाइप का है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जो होगा उसमें दो पार्ट्स हैं, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स। ठीक, साइटोसोल जो होगा वो ग्राउंड मैट्रिक्स है, उसमें आयंस है, उसमें प्रोटीन्स है। ऑर्गेनल्स जो आपके होंगे उसके अंदर आपका होगा गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आप लोगों को सेल बताते समय ये बताया था, डायग्राम में भी दिखाया था कि बहुत सारे ऐसे सब स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में तैरते हुए, फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। उन सारे सब स्ट्रक्चर्स को हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो ये जो गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है और ईआर है, ये सब क्या है? ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो सेल एनवलप है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल को हमने प्लांट सेल, और प्लांट सेल के अंदर ये जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है सेल्यूलोज का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म मतलब जो टोटल फ्लूइड कंटेंट है, चाहे वो सेल के अंदर हो चाहे न्यूक्लियस के अंदर हो, जो टोटल लिक्विड होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस अलग से पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड पार्ट होता है उसको साइटोसोल बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन्स, आयन, सारी चीजें होती हैं। सेल ऑर्गेनल्स वही छोटे सबस्ट्रक्चर्स जिसमें गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल और ईआर आप देख रहे हैं। इन सभी सब स्ट्रक्चर्स का अपना अपना स्पेसिफिक रोल है, अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसकी वजह से एक सेल प्रॉपर फंक्शन करता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन एंड प्रोटीन्स। ये सारी चीजें एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम उसको? सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। एनिमल सेल में इट इज द आउटर मोस्ट लेयर या आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, जो एनिमल सेल है उसमें ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और जो प्लांट सेल होता है वो सेल वॉल के बाद वाली जो लेयर होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा। मतलब प्रेजेंट तो दोनों में ही है, लेकिन आउटर एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में वो सेकंड लेयर होती है। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द सेल। सेकंड, it acts as a mechanical barrier to protect the internal content of the cell. Clear? It separates the content of the cell from its surrounding medium. It performs physical activities such as diffusion and osmosis. तो जो functions होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, उसमें होता है शेप एंड सपोर्ट देना सबसे पहले। दूसरा, मैकेनिकल बैरियर होता है टू प्रोटेक्ट द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल। इंटरनल कंटेंट नहीं होते तो वो मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करता है ना। दूसरा, इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग से सेल के कंटेंट्स को सेपरेट करके रखता है, तभी तो एक लेयर जैसा बनता है। और फिजिकल एक्टिविटीज जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सारी चीजें क्या करता है वो? सेल के अंदर क्या करता है? उससे ट्रांसपोर्टेशन कराता है। समझ में आया?
तो ये सारे फंक्शंस किसके हैं? ये सारे फंक्शंस आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हैं। किसके हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हैं। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द सेल, मैकेनिकल बैरियर बनाने का काम, कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग मीडियम से कंटेंट ऑफ द सेल, फिजिकल एक्टिविटीज, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जैसी, ये सब कौन करता है? ये सब आपके सेल करते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के लिए कर रही है। अब मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए सेंगर और निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट ने एक मॉडल दिया था। दैट मॉडल इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल में उन्होंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाई लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। दो लेयर्स फॉस्फोलिपिड की रहती हैं किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। बाई लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन इट। एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन द टॉप, ठीक है, जो बाहर की तरफ रहता है। वन इज नोन एज इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो दोनों लेयर्स के बीच में घुसा हुआ एम्बेडेड रहता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ two layers of phospholipids and two types of proteins are also present. One is known as intrinsic protein, another one is known as extrinsic protein or external protein. Clear? The fluid nature of the membrane is due to the lipid content. कहाँ पे lipid present रहता है? जो viscous या sticky substance रहता है। और मोज़ेक जो स्टोन जैसे टुकड़े रहते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो प्रोटीन से आते हैं। किससे आते हैं? प्रोटीन से आते हैं। समझ में आ गया? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लेयर्स हैं फॉस्फोलिपिड्स की, दो टाइप के प्रोटीन्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोटीन या इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और वो जो फ्लूइड नेचर है वो लिपिड की वजह से आएगा और मोज़ेक नेचर हमारा प्रोटीन की वजह से आएगा, क्योंकि जो हिलता हुआ हमें फ्लोट करता हुआ दिखेगा वो लिपिड की वजह से वो नेचर हमें दिखता है और हमें लगता है उसमें मोज़ेक के टुकड़े पड़े, मोज़ेक स्टोन होता है, इट इज अ टाइप ऑफ स्टोन, तो वो टुकड़े हम प्रोटीन को कंसिडर करते हैं। दैट इज वाई द नेम इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसलिए इस नेचर, इसका नाम क्या दिया मॉडल का? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इस नाम दिया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। समझ में आया? बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो प्रपोज किए गए, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड वन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं उसको? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, जो वो ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जब वो करता है तो दो मेथड्स यूटिलाइज करता है। एक मेथड होता है डिफ्यूजन और एक मेथड होता है ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूजन में होता क्या है बच्चों? डिफ्यूजन में सोल्यूट जो होता है, क्या होता है? सोल्यूट, वो पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू अ लोअर कंसंट्रेशन रीजन, ठीक है। आपके पास पानी है, वो सॉल्वेंट हो गया, आपने उसमें शक्कर डाली, शुगर डाली, वो सोल्यूट हो गया। तो जब शुगर के पार्टिकल हाई रीजन से पूरे पानी में लो कंसंट्रेशन रीजन पे मूव करेंगे, मिक्स होंगे, दैट इज डिफ्यूजन। क्या होगा वो? डिफ्यूजन। जो गैशियस एक्सचेंज होता है सेल में CO2 का, O2 का, वो भी डिफ्यूजन से होता है ना। तो जब सोल्यूट पार्टिकल्स मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन पे, तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ये डायग्राम बनाया, देखिए ये वाटर है बीकर में, उसमें ड्रॉपर से इंक डाली, ठीक है, डाई मॉलिक्यूल्स डाले, तो आपका ये बहुत हाई कंसंट्रेशन में एक जगह पहले तो जाएगा, वो ड्रॉप जहां गिरेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे जहां पर कम है पार्टिकल्स वहां डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा और लास्ट में आपको दिख रहा है इक्विलिब्रियम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके का मैकेनिज्म जिसमें हाई कंसंट्रेशन रीजन से मूवमेंट लो कंसंट्रेशन रीजन पे होता है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। समझ में आ गया? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। क्लियर? ठीक है। अब जो दूसरा मेथड है, इस तरीके से गैशियस एक्सचेंज होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। अब जो दूसरा रहता है दैट इज ऑस्मोसिस। क्या होता है? ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस जो आपका है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जिसमें से सॉल्वेंट ट्रैवल करता है। क्या ट्रैवल करता है? सॉल्वेंट ट्रैवल करता है। और यहाँ आप देख रहे हो बहुत सारा पानी भरा हुआ, ऑब्वियसली एक जगह बहुत ज़्यादा पानी है तो वो कोशिश करेगा कि रिलैक्स्ड जहाँ पे उसको मिले मॉलिक्यूल्स इक्वली स्टेबल हो जाए वहाँ चला जाए। तो वो हाई कंसंट्रेशन पे कहाँ आ रहा है? जहाँ पानी कम है, लो कंसंट्रेशन पे, और बीच में आपकी क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो दिस इज हाउ द ऑस्मोसिस अकर्स। तो जो डिफ्यूजन है उसमें तो आपका क्या मूव हो रहा है? उसमें आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे, और ऑस्मोसिस में आपका वाटर मूव हो रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू अ लोअर कंसंट्रेशन रीजन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां तक समझ में आया? तो इन दो फिजिकल मेथड्स की थ्रू जो भी ट्रांसपोर्टेशन इन एंड आउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है वो पॉसिबल हो पाता है। समझ में आ गया? तो ये एक हो गया डिफ्यूजन, और दूसरा क्या हो गया आपका? ऑस्मोसिस। अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के हिसाब से वी आर गिविंग, और ऑस्मोसिस का जो मूवमेंट है वाटर का उसके हिसाब से हम तीन तरह के सॉल्यूशंस पढ़ते हैं। एक होता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये वाटर है बाहर, इसमें मैंने एक सेल डाला हुआ, आरबीसी का सेल डाला हुआ है। पानी का कंसंट्रेशन अंदर और बाहर दोनों जगह सेम है। जब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दोनों ही जगह सेम है तो कोई मूवमेंट होगा? नहीं होगा। ना बाहर वाला पानी अंदर जाएगा ना सेल का पानी बाहर आएगा, क्योंकि दोनों जगह सेम कंसंट्रेशन है, नो नेट मूवमेंट इज देयर। तो जो सेल का शेप है वो कैसा रहेगा? नॉर्मल रहेगा इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कोई चेंज नहीं हुआ आरबीसी के शेप में, साइज में। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। क्या है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन है वो कम है, बाहर ज्यादा है। तो पानी क्या होगा? बाहर से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूव करेगा। जब हायर कंसंट्रेशन से पानी लो कंसंट्रेशन पे मूव करेगा तो आपका जो सेल है कैसा हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। अब ये नॉर्मल से कैसा हो गया? फूल गया, स्वेल हो गया। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो आपका आरबीसी है वो क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। उसके बाद आपका है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो आपका सेल है, ठीक है, क्या है? सेल है, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब जब हाई कंसंट्रेशन सेल के अंदर है पानी का तो पानी विल मूव फ्रॉम सेल टूवर्ड्स आउटसाइड। तो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसमें सेल श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, क्योंकि उसका पानी कहाँ चला गया? बाहर चला गया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे। तो आपको याद रखना है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल विल श्रिंक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में द सेल विल बिकम नॉर्मल, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में स्वेलिंग ऑफ द सेल विल अकर। ठीक है, तो ये तीन चीज होती हैं किस किस में? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। क्लियर? क्या हो रहा है? जब कॉन्सेंट्रेशन लेवल इक्वल है तो मूवमेंट होना ही नहीं है, तो नॉर्मल। जब कॉन्सेंट्रेशन कम है अंदर तो पानी बाहर से अंदर आएगा तो सेल फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी। जब कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम है तो सेल का पानी बाहर जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो तीन चीजें हैं। इन हाइपरटोनिक द सेल विल श्रिंक, इन हाइपोटोनिक द सेल विल स्वेल, एंड इन आइसोटोनिक सेल क्या हो जाएगा? नॉर्मल रहेगा, उसके शेप में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं होगा। समझ में आया? तो आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल में देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, जो वो फिजिकल मैकेनिज्म करता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, उसमें सेल के साथ क्या क्या होता है, सेल का शेप कैसे कैसे चेंज होता है। अब इसके आगे प्रोटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, वो मैं लेके आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय।